हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एक्सट्रैक्शन के टॉपिक को। मेटल एक्सट्रैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और क्लास 10 के अगर हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो एग्जाम में 5 मार्क्स आपको कवर करा सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम मेटल एक्सट्रैक्शन के कंप्लीट टॉपिक को क्लियर करेंगे और वो भी ओवरव्यू में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे कि भाई मेटल एक्सट्रैक्शन एक्चुअल में क्या होता है, क्या इसमें रिएक्शंस हमें मालूम होनी चाहिए, क्या इसका फ्लो चार्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फुल डिटेल वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी बेसिक नॉलेज होने वाली है, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ मेटल एक्सट्रैक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है। मेटल्स जो होती है ना, जब भी आपको किसी मेटल की ज़रूरत होती है तो क्या वो मेटल फ्री स्टेट में मिल जाती है हमें? हमारी जो पृथ्वी होती है, देखिए 3 भागों में बटी हुई है। कोर सेंट्रल वाला पार्ट होता है, मेंटल उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट के टॉप सरफेस पर हम सब रहते हैं। क्लियर? अब बात ये कि जो क्रस्ट वाला हिस्सा है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जब हमें किसी मेटल की ज़रूरत होती है तो मेटल कहाँ से मिलती है? हमारे अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट से। लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मेटल्स की हमें नीड है? मान लीजिए हमें लोहे की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और सिंबल क्या होता है? F कैपिटल E स्मॉल। ठीक है, तो Fe की अगर हमें ज़रूरत है, 26 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की ज़रूरत है, मेटल की ज़रूरत है, तो क्या हम डायरेक्ट डिगिंग करेंगे तो वहाँ से क्या हमें लोहा प्राप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सिंपल अगर समझा जाए कि भाई मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, मेटल्स को प्राप्त करना। ठीक है, सभी मेटल फ्री स्टेट में नहीं मिलती और सभी मेटल बॉन्डिंग स्टेट में भी नहीं मिलती, वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पर। ठीक है, अब बात यह कि रिएक्टिविटी क्या होती है। कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है या गेन कर सकता है, इस चीज़ को मेटल की या एलिमेंट की रिएक्टिविटी कहा जाता है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेटल एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि मेटल्स को प्राप्त करना, और मेटल्स जो है फ्री स्टेट में सभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्लियर? अब जब बात करते हैं ना मेटल एक्सट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल की, तो वहाँ पर 3 कैटेगरी आती हैं जिसमें आप मेटल एक्सट्रैक्शन को समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट आता है, हम मेटल्स को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मेटल्स को फाइंड आउट करते हैं डिगिंग करने के बाद, तो मेटल्स का एक पूरा लंप मिलता है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती हैं, कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो जब हम उस लंप को बाहर निकाल कर लाते हैं, उस पूरे ब्लॉक को पूरा बाहर निकाल कर लाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? मैनुअली कुछ अर्थन पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ छोटे मोटे जो पीसेस वगैरह होते हैं जो हम आसानी से हटा सकते हैं, तो बाय लेबर उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे सिंपल डस्टिंग करते हैं ना, लगभग इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गेंगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गेंगू। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, जिसमें थोड़ा बहुत जो इम्प्योरिटी है आप उसे मैनुअली रिमूव कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेटल्स जो होती हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि वो बॉन्डिंग स्टेट में मिलती हैं, किसी न किसी से जुड़ी रहती हैं। सिंपल, जिसको मैंने रिएक्टिविटी के नाम से आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझाया भी है। ठीक है, डाउट अगर आपको लगेगा रिएक्टिविटी या किसी भी पर्टिकुलर साइंस से जुड़े हुए शब्द पर, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जब हम मेटल्स के लंप को बाहर निकाल कर लाए, उसको आपने थोड़ा बहुत साफ सफाई कर दी है, जिसको हमने गेंगू नाम दिया, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो। अब आते हैं सेकंड स्टेप। अब और यहाँ पर जो नाम आ रहा है ना बार बार, इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है, जब हम अर्थ के क्रस्ट वाले हिस्से से मेटल्स का और साथ में जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उसका पूरा लंप बाहर निकालते हैं, तो उस लंप से कुछ मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो पाती हैं और कुछ मेटल्स एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स हाईलाइट करने होते हैं, प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली। ठीक है, फ़ायदा भी ध्यान रखना होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही कन्वीनियंटली, सुविधाजनक रूप से। तो सुविधाजनक रूप से और फायदे वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम मेटल्स को लंप में से अलग कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ओर। क्लियर? याद रखिएगा, सिंपल है। अब देखिए, मेटल एक्सट्रैक्शन में जो सेकंड स्टेप चल रहा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और नंबर 3 होती हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एक ऐसी मेटल्स
कुछ ऐसी मेटल्स होती है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, किसी न किसी के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल में लिया जाए तो सोडियम, पोटेशियम, ये सब। ठीक, अब बात आती है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में तो मिलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो किन रूपों में पाई जा सकती है? तो यहाँ दो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती हैं, और वो है क्लोराइड और ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्लोराइड और ऑक्साइड की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम देखते हैं कि भाई वो ऑक्साइड और क्लोराइड की फॉर्म में मिल रही हैं, जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, या आप कैल्शियम ऑक्साइड इस तरह से भी ले सकते हैं। तो क्लोराइड और ऑक्साइड दो रूपों में पाई जाती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसका अब हम प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे? भाई ये तो कंबाइंड स्टेट में हो गए, हमें तो प्योर मेटल चाहिए, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, बाकी फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, कैथोड और एनोड, आयनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, आयनिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं हम, जिसके बेसिस पे क्या होता है, हम मेटल्स को अलग कर पाते हैं, प्योर मेटल को अलग कर पाते हैं उस ऑक्साइड्स और क्लोराइड की फॉर्म से। ठीक है, तो ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात हो गई। अब बात ये आती है यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेट मतलब मध्यम दर्जे की जो अभिक्रियाशील धातु होती हैं, ऐसी मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और लेस रिएक्टिव भी नहीं है, उसी को बोल रहे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स किन रूपों में पाई जा सकती है ना? सबसे पहली बात, क्योंकि देखिए जो मैं आपको आज की वीडियो में ओवरव्यू में समझा रहा हूँ ना, इसके बेसिस पे भी आपको काफ़ी हद तक ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी वो फुल डिटेल में मिलेगी मेटल एक्सट्रैक्शन के टॉपिक पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फुल डिटेल में जब वीडियो, तो इस वीडियो का क्या फ़ायदा? देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसका ओवरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मायने रखता है मेरे हिसाब से। आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये बात सही है आपके हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। तो मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो दो रूपों में पाई जाती है। अब वो कौन सी दो फॉर्म है जिसमें आपको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगी? और वो आंसर है कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि जिंक कार्बोनेट, या फिर सल्फाइड के साथ भी ले सकते हैं जिंक सल्फाइड। जब जिंक कार्बोनेट की बात आती है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 2, Zn की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा ZnCO3। तो जिंक कार्बोनेट को आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हीट देंगे, इस प्रोसेस को हालांकि कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब जिंक ऑक्साइड थोड़ा ना चाहिए था हमें क्या चाहिए? मेटल चाहिए, जिंक चाहिए, ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे आप? कार्बन का इस्तेमाल करके। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ऑक्सीजन को लेकर साइड हो जाएगा, और हमारे पास क्या प्राप्त होगा लास्ट में? जिंक। क्लियर? और मेटल को प्राप्त करना, यही हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो मॉडरेटली आप समझ गए। अब मॉडरेटली में एक और मैंने जिक्र किया था सल्फाइड की फॉर्म में। जब जिंक सल्फाइड की आप रिएक्शन दिखाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म करना होता है, और क्या बनेगा? फिर से जिंक ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? मेटल चाहिए ना। अब जिंक ऑक्साइड को फिर से आप कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन फिर से अपना प्योर काम करेगा, उसे अपना काम करना है, ऑक्सीजन को लेकर साइड हो जाना है, और मेटल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, ये दो आप क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं लेस रिएक्टिव पे। लेस रिएक्टिव मेटल्स वो मेटल्स होती हैं जिसमें रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो देखी जाती है ना, मतलब रिएक्शन बहुत कम करती है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ सकता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लास 10 की सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में मिलेगा? मरकरी सल्फाइड। ठीक, तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड होता है, जब आप सल्फाइड की फॉर्म देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ वही प्रोसेस चलना है जो आपने मॉडरेटली रिएक्टिव में सेकंड सेक्शन में समझा था। ठीक है, जिसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन समझ लिया हमने। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला, जो सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स के कंपाउंड के साथ देखा जाता है। क्लियर? अब देखिए क्या करना होगा हमें। लेस रिएक्टिव मेटल जो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रही है, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड की फॉर्म में, तो आप उसको स्लाइटली गर्म करेंगे ना, तो उसी बेसिस पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना होता है, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है? मर्क्यूरी ऑक्साइड बन जाता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है
उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना बहुत आसान है, सिंपल हीटिंग के बेस पे, कार्बन की भी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, इन तीनों के जरिए मेटल्स को प्राप्त करने का तरीका समझा। क्योंकि मेटल्स जो हैं ना तो सभी हाईली रिएक्टिव होती और ना ही सभी लेस रिएक्टिव होती और ना ही सभी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको आज की वीडियो में मेटल एक्सट्रैक्शन का ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको टॉपिक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग, है ना, डेप्थ में नहीं, ओवरव्यू के अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मेटल एक्सट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो सभी को क्लियर हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। थैंक्स।